डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछले लेक्चर्स में डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेज एंड एनॉमल्स बिहेवियर ऑफ डाई नाइट्रोजन्स के बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाइट्रोजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड NH3 यानी अमोनिया। तो आज हम अमोनिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं। अमोनिया की जो कमर्शियल लेवल पर प्रिपरेशन की जाती है वो प्रोसेस है हाबर प्रोसेस, यानी जो पहली विधि है प्रिपेयर करने की वो है हाबर प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हाबर प्रोसेस। क्या विधि है हाबर प्रोसेस? सबसे पहले हम इस प्रोसेस के लिए एक रिएक्शंस लिखते हैं। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जिसे आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। क्या रिएक्शन है? अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए हाबर प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को एक कैटेलिक चैम्बर में रिएक्ट करवाया जाता है, जहां पर 700 केल्विन टेम्परेचर होता है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिसमें हमारे कैटलिस्ट होते हैं आयरन ऑक्साइड और उसके साथ कुछ मात्रा पोटासियम ऑक्साइड की और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इसके साथ होती है, और उसी में थोड़ी सी मात्रा में हमारा मोलिबेंडनम भी होता है। मोलिबेंडनम एज ए प्रमोटर काम करता है। जब कैटेलाइटिक चैम्बर में 700 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इन कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड और मोलिबेंडनम की प्रेजेंस में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करवाई जाती है, तो अमोनिया हमें एज ए प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन जो ये रिएक्शन है वो केवल वन वे रिएक्शन नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं है, बल्कि साथ के साथ वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन चलती है। यानी अमोनिया जो बनता है वो साथ के साथ कुछ न कुछ डिसोसिएट होकर वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बनता है। यानी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती रहती है। और इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, यानी चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। तो ये हाबर प्रोसेस के दौरान होने वाली रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को जैसे हमने पढ़ा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, तो उस हिसाब से हमें तो केवल अमोनिया की प्रिपरेशन चाहिए, तो इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलती रही है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो हमें करनी होगी, जिसके कारण रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहे। तो अनुकूल परिस्थितियां क्या होगी वो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। नंबर 1, जो ये रिएक्शन है, द अबो रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और साथ के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। शो द कंडीशन आर सेट अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। टू गेट मैक्सिमम यील्ड, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये उत्पाद मिले, तो उसके लिए क्या की जाती है? ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार
कंडीशन को सेट किया जाता है टू गेट मैक्सिमम। दीज कंडीशंस आर, देखिए अब वो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार कौन सी कंडीशन है। दीज कंडीशंस आर, कौन कौन सी कंडीशन होगी। नंबर 1 टेम्परेचर के रिगार्डिंग होगी। हमें पता है, देखिए जब हीट इवोल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक है, तो हमें इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होगी, यानी टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। दूसरा, हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, और इसको अगर हम बैलेंस करके भी देखते हैं 2 और इधर हमारा 3, इधर टोटल 4 मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इधर 2, तो प्रोडक्ट की साइड इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, इसलिए यानी हम हाई प्रेशर रखेंगे तो इस तरफ प्रोडक्ट की जो यील्ड है यानी उत्पादन है वो ज़्यादा होगा। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल यही कहता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अनुकूल परिस्थितियाँ हो। और तीसरी, जो रिएक्शन की स्पीड हाई हो उसके लिए हमें कैटेलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और मोलिबेंडनम एज ए प्रमोटर आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। प्रमोटर क्या करते हैं, कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और कैटेलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो इस प्रकार ये 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू चलती रहे। तो ये कंडीशन कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है लो टेम्परेचर, इसके बारे में लिख लेते हैं हम। द अबव रिएक्शन या कहिए प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, हीट इवॉल्व हो रही है, आपने डेल्टा एच नेगेटिव देखा, एक्सोथर्मिक है। सो टेम्परेचर शुड बी लो। लेकिन हमने देखा कि लो टेम्परेचर पर इनका कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए हमें एक ना बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए और ना बहुत ही कम। बट एट लो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो स्लो, काफी स्लो होता है। सो एन ऑप्टिमम 700 केल्विन टेम्परेचर इज यूज्ड। एक कंडीशन हमने टेम्परेचर के रिगार्डिंग देख ली, दूसरी कंडीशन मैंने बताया था प्रेशर की बात करते हैं। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार जो प्रेशर की कंडीशन होगी वो हमने देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट्स आर लेस देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, सो प्रेशर विल बी रिक्वायर्ड हाई। number of moles of प्रोडक्ट कौन है अपना अमोनिया, इज लेस देन number of moles of reactant, so high pressure of कितना 200 atmosphere is used to favor forward direction। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन के लिए हमें हाई प्रेशर की जरूरत होगी। तीसरी जो कंडीशन हमने देखी थी, कैटलिस्ट की जरूरत है ताकि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी
कम हो जाए। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग, क्या यूज करके, फाइनली बहुत ही छोटे छोटे, फाइनली डिवाइडेड बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े जो हैं किसके, आयरन ऑक्साइड के। आयरन ऑक्साइड साथ में किसकी थोड़ी सी मात्रा, विद ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटासियम ऑक्साइड के साथ, और एंड आल्सो मोलिबेंडनम। एज प्रमोटर, और किसकी जरूरत पड़ेगी, मोलिबेंडनम एज प्रमोटर, जो इन कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे रिएक्शन और फास्ट होती है। तो ये तीन कंडीशंस इस रिएक्शन के लिए चाहिएगी ताकि रिएक्शन हमारी कंटिन्यूसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहे। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे होगी अमोनिया बनाने की, उसे भी आइए हम समझते हैं। आइए अब हम हाबर प्रोसेस के पूरे प्रोसीजर को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। पहले डायग्राम को अच्छी तरह से समझिए। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस जो ड्राई स्टेट में होगी, यानी न कि कोई इसमें मॉइस्चर होगी, तो ड्राई स्टेट में हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को कंप्रेसर में भेजा जाता है। कंप्रेसर जो है वो 20 मेगा पास्कल्स का है, यानी बहुत ही हाई क्वालिटी का है, जिसकी कैपेसिटी 200 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की है। तो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये दोनों गैस को आगे कैटेलाइटिक चैम्बर में भेज दिया जाता है। ये हमारा कैटेलाइटिक चैम्बर है। तो इसमें ये दोनों गैस, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस, दोनों हाई प्रेशर पर, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर कैटेलाइटिक चैम्बर में आ जाती है। इस कैटेलाइटिक चैम्बर में हमारे कैटलिस्ट होते हैं आयरन ऑक्साइड, जिसके अंदर कुछ मात्रा अभी बताई थी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड की। साथ में इसमें कुछ मात्रा में फिर क्या होगा, मोलिबेंडनम भी होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टेम्परेचर भी 700 केल्विन मेंटेन किया जाता है। इस कैटेलाइटिक चैम्बर में ही पूरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है, जिससे फिर हमें यहाँ पर अमोनिया मिलता है। और साथ में जो कुछ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो रिएक्ट नहीं कर पाए, साथ में वो भी मिक्स हुए, यानी हमें एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। इस प्रकार से इस कैटेलाइटिक चैम्बर से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, अमोनिया तो लार्ज अमाउंट में मिलता ही है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की यहाँ पर रिएक्शन हो चुकी है। लेकिन साथ में कुछ अनरिएक्टेड जो मॉलिक्यूल है, यानी जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स जो इसमें रिएक्ट नहीं कर पाए, वो भी साथ में हमें यहाँ पर मिलेंगे। ये तीनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हम यहाँ पर, ये पूरा कंडेंसर है। कंडेंसर यानी कंडेंस किया जाता है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर को लो करके इनको लिक्विड फॉर्म में लाने की कोशिश की जाती है। तो अमोनिया आपको पता है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई है, यानी इजीली वो कंडेंस हो जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस इजीली कंडेंस नहीं होती। वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यहाँ से वापस पंप की हेल्प से किसमें भेज दी जाती है, वापस कैटेलाइटिक चैम्बर में भेज दी जाती है। और इस तरह से कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होती रहती है और हमें अमोनिया एज ए प्रोडक्ट मिलता रहता है। ये थी पूरी हाबर प्रोसेस। एक बार फिर आप इसे जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ड्राई स्टेट में, बिल्कुल सूखी अवस्था में, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, वो किस में भेजी जाती है, कंप्रेसर में। कंप्रेसर बहुत ही हाई क्वालिटी का है, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक ये प्रेशर अप्लाई कर सकता है। तो इतने प्रेशर पर दोनों गैसों को किस में भेजा जाता है, कैटेलाइटिक चैम्बर में, जिसके अंदर कैटेलिस्ट होते हैं। साथ में ये मोलिबेंडनम एज ए प्रोमोटर काम करता है। और इस कैटेलाइटिक चैम्बर में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से 700 केल्विन टेम्परेचर तक भी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है,
जिससे फिर दोनों गैसों के बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन होती है, जिससे हमें प्रोडक्ट मिलता अमोनिया। लेकिन साथ में कुछ जो गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो जो अनरिएक्टेड रह गई है, बिना रिएक्शन करे हुए रह गई है, वो भी साथ में आती है, और जिनको इस कंडेंसर में यानी कूल्ड कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है, जिससे अमोनिया लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आ पाती। वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस वापस पंप की हेल्प से सक्शन करके, खींचकर, चूसकर वापस किस में भेज दी जाती है, कैटालिटिक चैम्बर में। और इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। इस प्रोसेस का नाम है हबर प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस का प्रोसीजर आइए हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्योरीफाइड एंड ड्राइड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो गैस है, दोनों आर कंप्रेस्ड, दोनों गैसों को कंप्रेस किया जाता है टू अबाउट कितने प्रेशर तक, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। दोनों गैसों को कंप्रेस करके, इतने हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके इसमें से पास किया जाता है, एंड पास्ट इसमें से गुजारा जाता है कैटालिटिक चैम्बर में, एंड पास्ट थ्रू कैटालिटिक चैम्बर, कैटालिटिक चैम्बर में से पास करवाया जाता है। और जहाँ पर हीट किससे किया जाता है, हीटेड इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हीट किया जाता है। कहाँ तक, अप टू 700 केल्विन टेम्परेचर तक। फिर ये जो मिक्सचर्स हैं, ये जो साथ में अब अमोनिया बन गया है, ये टोटल जो मिक्सचर है अब इसको इस कंडेंसर में कंडेंस किया जाता है। द मिक्सचर किस किस का मिक्सचर हो गया, अमोनिया है मेनली, तो साथ में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन की भी कुछ मात्रा जो अनरिएक्टेड है, वो तीनों का मिक्सचर इज पास्ट इसमें से गुजारा जाता है, ये कंडेंसर में से, पास्ट थ्रू कंडेंसर, जहाँ इसको कूल किया जाता है यानी कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करने से अमोनिया किस फॉर्म में, हमें लिक्विड फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अमोनिया इज चेंज्ड इनटू लिक्विड स्टेट, किस कौन सी स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। एंड जो बाकी गैसेस बच गए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एंड द गैसियस मिक्सचर, जो गैसियस मिक्सचर है किस किस का, ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का, इज वापिस वो सर्कुलेट कर दिया जाता है, इज सर्कुलेटेड बैक टू कंडेंसर, सॉरी बैक टू कंप्रेशर। तो ये पूरी विधि थी हमारी हाबर प्रोसेस की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आपको अमोनिया को प्रिपेयर करने की जो इम्पोर्टेंट विधि है हाबर प्रोसेस, वो पूरी समझ में आ गई होगी। तो अब हम करते हैं अमोनिया के कुछ और मेथड है प्रिपेयर करने के, जो लेबोरेटरी मेथड है, उनकी भी आइए चर्चा करते हैं। दूसरा मेथड है जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है, यूरिया की डिकम्पोजिशन करके। तो दूसरा मेथड कैसे है, अमोनिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय डीके लिखिए या डिकम्पोजिशन लिखिए, डीके ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक यूरिया। इसके हम रिएक्शन लिखते हैं। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो जिससे ये किस में चेंज हो जाता है, अमोनियम कार्बोनेट में। और जो फिर स्लो धीरे धीरे रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये धीरे धीरे वो किस में डिसोसिएट हो जाता है, अमोनिया में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर। इस प्रकार से हमें अमोनिया एज ए प्रोडक्ट मिलता है। किसका क्या किया हमने, यूरिया को पहले वाटर में डिजोल्व किया जिससे अमोनियम कार्बोनेट बना। अमोनियम कार्बोनेट का फिर स्लोली डिसोसिएट होकर वो अमोनिया में चेंज हो गया। इस प्रकार भी हमें अमोनिया प्राप्त होता है। तीसरा जो मेथड है प्रिपरेशन का वो हमारा है अमोनिया का कोई भी साल्ट उसकी डिकम्पोजिशन करके, बाय द decomposition of ammonium salt with help of caustic soda या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा की हेल्प से किसी भी अमोनियम साल्ट का डिकम्पोजिशन करके हम अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इसकी रिएक्शंस समझते हैं। मैं यहाँ पर अमोनिया का एक साल्ट ले रहा हूँ अमोनियम क्लोराइड, और उसकी रिएक्शन में कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड से करवाता हूँ। तो उस रिएक्शन से हमें कैल्शियम जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, और जो हमारा OH है वो अमोनिया से H लेकर वाटर में चेंज हो जाएगा, और जिससे फिर हमें जो मेन प्रोडक्ट्स मिलेगा वो एज ए अमोनिया मिलेगा। इस रिएक्शन को अगर हम पूरी तरह बैलेंस करें तो हमें 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड से 2 मोल ऑफ अमोनिया और 2 मोल ऑफ वाटर मिलते हैं। और अमोनिया का एक साल्ट और लेकर इसका हम एग्जांपल लेते हैं। अमोनिया का जो सल्फेट है उसके अब की बार कास्टिक सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करवाते हैं तो सिमिलरली सोडियम सल्फेट के साथ बॉन्डिंग बनाकर सोडियम सल्फेट बनाएगा Na2SO4 जिसका फॉर्मूला होगा। जो OH है वो अमोनिया का H लेकर वाटर में चेंज होगा, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है जो अमोनिया मिलेगा। अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो इस प्रकार से हमें 2 मोल ऑफ अमोनिया और वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल्स यानी हमें मिलेंगे। तो इस प्रकार ये तीसरा मेथड था अमोनिया को प्रिपेयर करने का। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम अमोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। अमोनिया का जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इस इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और p के जो 3 ऑर्बिटल है px py और pz में एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको पता है नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अमोनिया में जुड़े हुए हैं, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। लेकिन जब हाइड्रोजन के एटम नाइट्रोजन के सराउंडिंग में आते हैं तो इक्विवेलेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं उनकी मिक्सिंग हो जाती है और नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। इस प्रकार इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये बातें भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया के अंदर होती है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बेस पर इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन आप इसमें समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया कैसे बनेगा। जो नए 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे अमोनिया में, जिसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की आपको पता शेप होती है, एक लोब बड़ी एक लोब छोटी।
ये 3 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होंगे और एक ऑर्बिटल्स आपका उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और इस तरह से हाइड्रोजन के 3 एटम का जो 1s है वो ओवरलैपिंग करेगा और इस तरह से हाइड्रोजन के 3 एटम जुड़ेंगे, एक लोन पेयर रहेगा। तो इस तरह से जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार होगा, एक लोन पेयर और नीचे 3 हाइड्रोजन, यानी इसकी जो शेप होगी वो पिरामिडल शेप होगी, पिरामिडल शेप। तो आप पूरे स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, जिसमें हमारे मुख्य 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 पिरामिडल शेप, और तीसरी जो बात है बॉन्ड एंगल। वैसे टेट्राहेड्रल में आपको पता हुआ 109.28 डिग्री होता है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण ये एंगल जो डिक्रीज होकर 107.8 डिग्री हो जाता है। ये तीनों बातें आइए हम लिख लेते हैं। पहली बात, नाइट्रोजन इज sp3 hybridized with 1 lone pair। एक बात तो ये थी sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और विद 1 lone pair। जो ज्योमेट्री होती है, जियोमेट्री इज टेट्राहेड्रल, तो sp3 हाइब्रिडाइज के हिसाब से ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। लेकिन जो उसकी शेप बनेगी, क्योंकि एक बॉन्ड तो अपना बना ही नहीं, 3 ही बॉन्ड बने, तो 3 बॉन्ड्स नीचे की तरफ होंगे, तो जिससे उसकी शेप होगी, बट शेप इज पिरामिडल, पिरामिडल विद कितने एंगल के साथ होगी, विद बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री। ये हमारे मेन पॉइंट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग था। आइए अब हम इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नंबर 1, फर्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है अमोनिया की, इट इज ए कलरलेस गैस, कलरलेस गैस विद अमोनिकल स्मेल। अमोनिया की जो यूरिन के अंदर जो स्मेल आती है, तो उस अमोनिकल स्मेल के साथ ये कलरलेस गैस होती है अमोनिया। दूसरी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, आपको पता है अमोनिया के बीच में उसके मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में भी आ जाता है। इन लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट इट्स मॉलिक्यूल, जो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, आर एसोसिएटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सो इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड melting point comparison to its molecular mass। इसके मोलिकुलर मास को देखते हुए तो ये गैसियस में ही होना चाहिए था, लेकिन मोलिकुलर मास की कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तीसरी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जब ये अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए नेचर सेम है, तो इसलिए वाटर में सॉल्युबल है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विद वाटर मॉलिक्यूल। ये तीन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिक करैक्टर। ये आप हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर इजीली डोनेट कर देता है। जो डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है वो लेविस बेस कहलाता है। तो ये इसमें बेसिक करैक्टर है। दूसरा, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिससे फिर OHN वाटर में डिजोल्व होकर OHN देने की भी टेंडेंसी रखता है। तो जो OH दे वो भी हमारा क्या होता है, बेस होता है, इसलिए इसमें बेस के गुण हैं। तो बेसिक करैक्टर के बारे में हम लिखते हैं। नंबर 1, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है, यानी वाटर के अंदर जो इसका सॉल्यूशन है, द एक्वस सॉल्यूशन, जो वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन है ऑफ अमोनिया इज वीकली बेसिक एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन, जिसके लिए हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं अमोनिया प्लस वाटर, जिससे बनता अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जो इजली नहीं देता, यानी लेस अमाउंट में आयंस देने की कैपेसिटी है, यानी इसलिए ये हाइड्रोक्साइड आयंस जरूर देता है लेकिन कम टेंडेंसी है, यानी लेस अमाउंट्स देता है, तो इसलिए ये वीक बेस का काम करता है। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि लेविस बेस का भी काम करता है। इट आल्सो बिहेव एज लेविस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर जो नाइट्रोजन के ऊपर होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने इसका स्ट्रक्चर देखा था, उसके ऊपर एक क्या था, लोन पेयर, और उस लोन पेयर को डोनेट रखने की ये टेंडेंसी रखता है, तो यानी लोन पेयर के कारण ये लेविस बेस का काम करता है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी इसकी बेसिक करैक्टर को लेकर। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है साल्ट फॉर्मेशन की। आप समझते हैं कि इसमें बेसिक करैक्टर है, तो जब ये किसी एसिड से रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज होगा ये किसी एसिड के द्वारा, तो फिर ये साल्ट बनाएगा। तो साल्ट फॉर्मेशन में इट फॉर्म साल्ट्स, ये साल्ट्स बनाता है किसके साथ मिलकर, विद एसिड। इसके हम कुछ रिएक्शंस लिखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। अमोनिया के साथ मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, ये एसिड है, ये एज ए बेस काम कर रहा है, तो आपको पता न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, साल्ट बनता है, तो अमोनियम क्लोराइड। आइए हम इसका कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं। अमोनियम में अब की बार हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी अमोनियम सल्फेट आपका क्या बनता है,
साल्ट बनता है। तो इस तरह से इसमें एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाने की प्रॉपर्टी है। तीसरी जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अमोनिया प्रेसिपिटेट बनाकर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करता है। इट प्रेसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। जो मेटल के जो साल्ट का सॉल्यूशन होता है उससे वो मेटल की क्या बनाकर हाइड्रेटेड ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाकर प्रेसिपिटेट बनाता है। देखिए इसे आप एग्जांपल से समझेंगे। ये एक जिंक मेटल का साल्ट है, जिंक सल्फेट। तो इसके साथ जब अमोनिया का सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन होगा यानी वाटर के अंदर अमोनिया डिजोल्व होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। NH3 प्लस H2O मिलकर क्या बन जाता है, NH4OH। तो वो रिएक्शन करके क्या करता है, जिंक का हाइड्रोक्साइड बना देता है और अमोनिया खुद सल्फेट के साथ जुड़कर अमोनियम सल्फेट खुद साल्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से जिंक हाइड्रोक्साइड के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं आयरन के साल्ट का। आयरन जो क्लोराइड है वो एक साल्ट है। तो उसके साथ जो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है यानी NH3 प्लस वाटर से क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ उसकी जब रिएक्शन होती है तो अमोनियम जो आयन है वो तो क्लोरीन के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड साल्ट बन जाता है। लेकिन जो आयरन का हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर जो आयरन का ऑक्साइड विद हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स यानी ये बन जाता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये भी आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है। तो ये भी एक आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो इस प्रकार से अमोनिया वाटर में डिजोल्व होकर यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनकर किसी भी मेटल के साल्ट के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाता है यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करता है। चौथी केमिकल प्रॉपर्टी है अमोनिया की फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस यानी फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है और वो लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। अगर किसी मेटल एटम के पास डी ऑर्बिटल खाली हो और वो खाली ऑर्बिटल में ये अपना पूरा लोन पेयर दे दे, और आपको पता है एक एटम के पास खाली ऑर्बिटल है और दूसरा पेयर दे दे, तो उससे वो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वो इस प्रकार के बने हुए कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस तरह से अमोनिया अपना लोन पेयर देकर किसी खाली ऑर्बिटल वाले एटम को कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाता है। जिसमें एग्जांपल लेता हूँ, कॉपर 2 आयन है। कॉपर के 2 आयन के पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी है। इसके साथ अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया अपना लोन पेयर देकर कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा एक्वस फॉर्म में था यानी वाटर में डिजोल्व था। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड का आयन जो बना है वो भी हमारा एक्वस फॉर्म में बना है। तो इस प्रकार से ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है यानी अमोनिया इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड के साथ जब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर आयन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है और अमोनिया के पास लोन पेयर है। वो उसी लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और सिल्वर के साथ 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर जुड़ जाते हैं और जो चार्ज के कारण फिर क्लोराइड आयन है जो आयनिक बॉन्ड बनाए रखता है। तो इस प्रकार से ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो इस प्रकार अमोनिया में अपना लोन पेयर देकर कम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी होती है। तो ये बात हम लिख लें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन on nitrogen, it form
कम्प्लेक्स कहिए या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहिए बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करके? टू मेटल, मेटल को देगा। कौन से मेटल के पास? जिसके पास क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। यदि विद्यार्थी आप इसे समझ गए होंगे, जिस मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसको लोन पेयर देकर ये अमोनिया कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर की प्रेजेंस होती है। ये चार इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी और अंत में हम इसके कुछ यूजेज पढ़ लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका यूजेज है फर्टिलाइज़र बनाने में। तो इट इज़ पहला यूजेज है, इट इज़ यूज्ड टू मेक मैनी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लाइक जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, यूरिया जो बहुत ही आमतौर पर देखने में आता है, अमोनियम फास्फेट डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट डाई अमोनियम फास्फेट हो तो जिसे हम शॉर्टकट में डीएपी बोलते हैं। अमोनियम सल्फेट भी हमारा एक फर्टिलाइज़र है, अमोनियम सल्फेट। तो इस प्रकार से इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र बनाने में यूज होता है। और इसका दूसरा यूज है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बनाने में भी यूज होता है, जो हम अगले आने वाले लेक्चर्स में नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो इसका यूजेज है, जो लिक्विड अमोनिया है आपका, लिक्विड अमोनिया इज आल्सो यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट यानी शीतलक के रूप में किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए इसका यूज होता है। ये इसके मुख्य तौर पे 3 यूज थे। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रिय विद्यार्थियों अमोनिया की प्रिपरेशन, अमोनिया के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अमोनिया का स्ट्रक्चर और अंत में उसके यूजेस के बारे में पढ़ा। आशा है आपको अमोनिया की ये पूरी जानकारी आपको हो गई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छा लगा होगा। और फिर भी आपको इस लेक्चर्स में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट कीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।